बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 24th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 1 का। इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम वो होगा इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम, और एक और टर्म होगी जो डिस्कस की जाएगी वो होगी इफेक्टिव पोटेंशियल। ये क्या चीज़ है हम देखते हैं इनको वन बाय वन। प्रीवियसली हमने जब टू पार्टिकल सिस्टम अज्यूम किया था और उसका लैग्रांजियन फाइंड किया था, तो वो लैग्रांजियन जो है वो दो टर्म्स में हमारे पास आया था। एक था LCM, लैग्रांजियन रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास, एंड L relative. This was the Lagrangian related to the relative motion. ये सेंटर ऑफ मास की मोशन थी और ये रिलेटिव मोशन थी। तो ऐसे समझें कि ये जैसे टू पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, और ये लैग्रांजियन जो है वो इस तरह से हमारे पास आ रहा है दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो आर डॉट है ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रही है आर डॉट, अगर ये कांस्टेंट कर दी जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आर डबल डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अंडर दिस अजम्पशन कि अगर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज यूनिफॉर्म, इट मींस that the velocity of center of mass is constant, then the acceleration of center of mass will always be equal to zero. So m r double dot equal to zero अगर हम प्लेस करें तो ये एक इक्वेशन बन जाती है सेंटर ऑफ मास की, एम ए इक्वल टू जीरो। ये है एम ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही कि इस पे सेंटर ऑफ मास की, एम ए इक्वल टू जीरो। और इसको कह दें ये एक इक्वेशन हमने इस लैग्रांजियन से जो है वो फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन एक पार्टिकल। दूसरा जो पार्टिकल है जो रिलेटिव मोशन में एंगेज्ड है वो उसको कह दें कि उसका मास जो है वो म्यू है और आर डबल डॉट ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है। मींस ये अगर पार्टिकल 1 की पोजीशन दे रहा है आर जो है, तो ये रिलेटिव टू पार्टिकल 2 होगी, ना कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट। ओरिजिन के रेस्पेक्ट जो है पार्टिकल 1 का जो पोजीशन वेक्टर था वो r1 था। ये क्या है, ये r वेक्टर है। ये r वेक्टर क्या है, रिलेटिव वेक्टर है जो पार्टिकल्स की आपस में एक दूसरे के हिसाब से पोजीशन को लोकेट कर रहा है। सो रिड्यूस्ड मास हमारे पास म्यू आया था, ये रिलेटिव इस कंपोनेंट की आप इक्वेशन जो हमारे पास आएगी ना लैग्रांजियन इक्वेशन, वो हो जाएगी म्यू आर डबल डॉट। ये भी ऐसे है जैसे एम ए हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये जो नेट फोर्स होगी ये डिराइवेबल होगी फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और अगर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में कोई लिंक है तो वो ये है कि फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ आर, माइनस डेल्टा यू ऑफ आर। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये इस पार्ट से रिलेटेड है, और इस पार्ट से जो इक्वेशन रिलेटेड है वो ये वाली है, एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो एल रिलेटिव है इस लैग्रांजियन जो कंपोनेंट है इसकी जो लैग्रांजियन इक्वेशन होगी वो ये होगी इक्वेशन 2। अब हम कह सकते हैं कि इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास को ऐसे मान लें जैसे ये ओरिजिन है, हम ऑब्जर्वर वहां पे प्लेस कर देते हैं जहाँ सेंटर ऑफ मास है। अब ओरिजिन समझे हमारा शिफ्ट हो गया है, जहाँ ऑब्जर्वर जा रहा है वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। और अगर ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट बन गए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर होगा वो नल वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर वेक्टर बताता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब तो ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट बन गए, तो आर की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, नल वेक्टर बन जाएगा। अगर आर जीरो वेक्टर है तो फिर उसका टाइम डेरिवेटिव भी जीरो होगा, ठीक है। तो आर डॉट यहाँ हम जीरो लिख सकते हैं। क्या किया हमने, रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास,
ये वो सेंटेंस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम अपना ओरिजिन जो है वो प्लेस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे ले जाकर, ठीक है। इसका मतलब हमारा आर रिड्यूस हो रहा है टू अ मैग्नीट्यूड 0। अब ये आर डॉट जो है ये 0 के बराबर हुआ, और फिर अगर आर डॉट 0 हो जाएगा तो लैग्रांजियन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये अल्टीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा। ये है ना, ये लैग्रांजियन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? इसमें आर डॉट अगर 0 प्लेस करेंगे। अब हम कह सकते हैं जो ये इक्वेशन है यहाँ से लैग्रांजियन जो है वो ये पार्ट खत्म हो जाएगा एलसीएम का, ठीक है। ये पार्ट रह जाएगा जिसमें हम एल रिलेटिव की बात करते हैं। तो एल रिलेटिव जो है वो ये रहा हमारे पास, इसको कह देते हैं ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। अब लैग्रांजियन क्या रह गया, क्या चेंज किया है? जब हम पॉइंट ओ को, ऑब्जर्वर को उठा के ले जा रहे हैं किधर, सेंटर ऑफ मास पे, जो कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब हम कहते हैं ये हमारी इक्वेशन ए थी, ये पहले वाली जहां से हमने स्टार्ट लिया था, ये प्रीवियस लेक्चर में हमारी ये एंडिंग इक्वेशन थी, इस पे खत्म किया था। अब ये हमारी इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन 3 है। तो ये सारा ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक का जो है इसमें क्या हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन ए टू इक्वेशन 3 we have seen that the problem of a two body, इधर क्या था, टू बॉडी, एक में ये r थी जो पोजीशन वेक्टर थी, दूसरे में ये r स्मॉल r थी रिलेटिव पोजीशन वेक्टर थी। तो क्या था कि प्रॉब्लम ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम हैज बीन रिड्यूस्ड टू वन बॉडी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सिर्फ r या r डॉट हमें नजर आ रहा है, कैपिटल R गायब हो गया है हमारे पास, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ हमारी जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 3, दैट इज जस्ट कंसर्न टू अ सिंगल पार्टिकल मोशन, ठीक है। इसमें टू पार्टिकल सिस्टम नहीं मेंशन हो रहा है इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो गई है टू अ सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, वन बॉडी प्रॉब्लम। अब ये हमारे पास एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और हम कह देते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर, ये हमें मास में ये पार्टिकल बड़ा नजर आ रहा है, ये मास में पार्टिकल छोटा नजर आ रहा है। और जब भी हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं तो वो जो बॉडी बड़ी होती है उसके करीब जाके वो सेंटर ऑफ मास प्लेस करता है। तो अब ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लोकेशन है पॉइंट ओ से इस मास 2 की, इसको R2 कह देते हैं ये, और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट 1 की जो लोकेशन है इसको हम R1 कह देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल 1 का या ऑब्जेक्ट 1 का, ये पोजीशन R2 जो है ये पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर हुआ। अब अगर ये पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है और ये पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो फिर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास जो हुआ, ये तो कॉमन पॉइंट है, ये लिंक कर रहा है दोनों के साथ, तो ये दोनों के मोमेंटा क्या होंगे, सेम होंगे। ये जितनी मोमेंटम के साथ इधर को जा रहा होगा ये उतनी मोमेंटम के साथ इधर को आ रहा होगा। अब इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? अगर दोनों के मोमेंटम बराबर है तो वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये मास बड़ा है, ये मास बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास इसके क्लोजर चला जाएगा, जितना बड़ा होता चला जाएगा सेंटर ऑफ मास उतना ही इसके क्लोजर चला जाएगा, ठीक है ना। और जब ये हम कह देते हैं m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं बेसिकली कि r1 इज अप्रोचिंग टू r वेक्टर, r1 इज अप्रोचिंग टू r वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये r1 इतनी बड़ा हो जाएगा जितना इनके दरमियान का रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है, ये r वेक्टर, ठीक है ना। वैसे हम r1 को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था वो जो दो इक्वेशन r1 और r2 को मैंने एड अप किया था, तो वो r1 जो आया था वो r2 प्लस r का सम आया था, ठीक है। तो वो वहां से हमने r1 जो है इस तरह देखा था एक्सप्रेस हुआ। तो R1 इन स्टैंडर्ड हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जब M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 कहेंगे तो हम कहेंगे R1 इज अप्रोचिंग टू R। ये हम आगे बहस करेंगे इसकी। तो फिर क्या होगा, as a coordinate qi is said to be ignorable coordinate if partial L over partial qi stands to be 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r के साथ वही हो रहा है कि अब पार्शियल L ओवर पार्शियल r जो है वो 0 हो रहा है, तो हम कह देते हैं r जो है ये यहाँ पे इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। और
as center of mass is stationary and taken at origin O. हमने कहा था कि origin O को center of mass पे place कर रहे हैं. So both the particles are moving with equal and opposite momenta. अब हमने देखा velocities एक दूसरे के opposite हैं, तो एक का mass बड़ा है, दूसरे का mass कम है, मोमेंटा बराबर होगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ मास से लिंक्ड हैं. ठीक है, तो मोमेंटा दोनों का बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो फिर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू m2. जितना ये ज्यादा बड़ा होगा m1 से, उतना सेंटर ऑफ मास m2 के करीब आता चला जाएगा. एंड पार्टिकल 2 हैज अ स्मॉल वेलोसिटी. अब मोमेंटा किसका बड़ा होगा? जिसका मास, सॉरी, वेलोसिटी किसकी बड़ी होगी? जिसका मास कम होगा. ठीक है, ताकि इक्वल मोमेंटा पोजेस कर सके दोनों पार्टिकल्स. तो जो पार्टिकल 2 होगा उसकी वेलोसिटी अल्टीमेटली कम होगी. पार्टिकल 1 का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी. in order to possess the equal momentum as that of the particle 2, तो पार्टिकल 1 को ज्यादा वेलोसिटी जो है वो पोजेस करनी पड़ेगी. r रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव पोजीशन. इसमें क्या है? r क्या है? कौन सा वेक्टर है? ये पार्टिकल 1 की पोजीशन बता रहा है पार्टिकल 2 के रेस्पेक्ट. तो एंड हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल पोजीशन ऑफ आइदर बॉडी और पार्टिकल. अब हमने कहा कि जो पार्टिकल 1 की रिलेटिव पोजीशन बता रहा है वो r वेक्टर है. वो किसके रिलेटिव बता रहा है? पार्टिकल 2 की. और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो क्या थे? वो एक का r1 था, दूसरे का पोजीशन वेक्टर r2 था. तो r किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं है. ना पार्टिकल 1 का है ना पार्टिकल 2 का है ये पोजीशन वेक्टर. ये क्या है? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर. तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हैज नथिंग टू डू विद द पोजीशन ऑफ आइदर बॉडी और पार्टिकल अंडर कंसीडरेशन. जो 2 पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, उसमें रिलेटिव पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी की पोजीशन नहीं बता रहा, हाँ रिलेटिव पोजीशन बता रहा है वो. तो ये हम पहले से जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में देखा था. r1 इस तरह से m2 ओवर कैपिटल M इंटू r इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और जब m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 हो जाएगा, CMB वेरी क्लोज टू m2, सेंटर ऑफ मास विल बी वेरी क्लोज टू m2. और फिर क्या हो जाएगा कि क्योंकि m2 बहुत बड़ा है, लार्जर है कंपेयर टू m1, तो हम कहेंगे कि क्योंकि CM जो है वो क्लोजर टू m2 आ रहा है, तो r1 जो है वो बढ़ जाएगा. r1 ऐसे हो जाएगा जैसे वो पोजीशन वेक्टर बन जाए. ठीक है, ये तकरीबन अप्रोच करेगा इस पोजीशन वेक्टर को. ये देखा हमने प्रीवियस डायग्राम में कि जब ये O जो है इधर को शिफ्ट होता चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास इधर को शिफ्ट होता चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये r वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक r1 है. अब जब ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये r1 r को अप्रोच करेगा, मींस ये तकरीबन उसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, जितना जितना ये पॉइंट O जो है पॉइंट 2 को एक्सेस करेगा. The equation of motion in the center of mass frame is derived from L relative. उस लैग्रांजियन से हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और जो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास को इन्वॉल्व कर रहा होता है वो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट बन जाता है, उसकी इसमें कोई हैसियत नहीं होती. which is precisely the same as the equation for a single particle mass mu of mass mu. एक पार्टिकल ऐसा जिसका मास म्यू है, यहाँ हम देख सकते हैं. ठीक है, ये तो ये वो इक्वेशन बन गई है जिसमें आप कह सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर है. ये क्या है? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है ये किस पार्टिकल की? जिसका मास म्यू है. और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किस पार्टिकल की? जिसका मास म्यू है और उसका रिलेटिव पोजीशन वेक्टर r है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये t माइनस u है. दिस इज t माइनस u. t माइनस u क्या होता है? लैग्रांजियन होता है. एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम. यहाँ पे 2 पार्टिकल सिस्टम में नजर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व है, और वो कौन सा है? रिलेटिव पोजीशन में जो इन्वॉल्व है. तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि L रिलेटिव इन्वॉल्व होता है किधर? इक्वेशन ऑफ मोशन को डिसाइड करने में, और L सेंटर ऑफ मास LCM इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है, which is precisely the same as the equation for the single particle of mass mu in a fixed
सेंट्रल फोर्स फील्ड of the potential energy U of R. अब इससे जो फोर्स लिंक कर रही है वो क्या हो जाएगी, F will be minus delta U of R, minus delta U of R. वो फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी, वो सेंट्रल फोर्स होगी, और उसी के तहत ये पार्टिकल जो है वो मूवमेंट में होगा, और उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो ये वाला लैग्रांजियन जो L रिलेटिव है इसको इन्वॉल्व करेगी, और उसमें L सेंटर ऑफ मास, लैग्रांजियन रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास मोशन विल बी टोटली इग्नोर्ड। अब ये आ गई हमारे पास प्रीवियस लेक्चर की एक एक्सटेंशन, ठीक है, कि उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन टू पार्टिकल सिस्टम में जो लैग्रांजियन इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा था उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन या लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम डिराइव करेंगे वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। इसके बाद आप आगे चलते हैं, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब टू पार्टिकल सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने देखा कि वो रिड्यूस हो रहा था सिंगल पार्टिकल में। we already know that the total angular momentum of our two particle is conserved. Like so many other things, this condition takes an especially simple form in the center of mass frame. In any frame, the total angular momentum, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पार्टिकल 1 का एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, और पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर और उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। मींस अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक की पोजीशन वेक्टर r1 है, उसका लीनियर मोमेंटम p1 है, और दूसरे की पोजीशन वेक्टर r2 है और उसका लीनियर मोमेंटम p2 है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट और सम होगा दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बिकम r1 क्रॉस p1 प्लस r2 क्रॉस p2। अब यहाँ पे p1 में ये है m1 और r1 डॉट, ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, और ये क्या है p2 m2 r2 डॉट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। तो मास क्योंकि स्केलर है, इसको इस वेक्टर से के साथ लिखें या पहले वेक्टर के साथ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल का जो मास है उसको शुरू में ले आते हैं m1, और ये वेक्टर एज इट इज लिखते हैं क्रॉस, यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी होगी, होल यहाँ पे r1 डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्लस m2 r2 क्रॉस r2 डॉट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि सेंटर ऑफ मास क्योंकि पॉइंट ओ पे जा रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, पॉइंट ओ पे। अब r1 जो है वो m2 ओवर mr एंड r2 जो है वो माइनस m1 ओवर mr। ये कहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, ये हम लास्ट लेक्चर में ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हमने ऐड किया था तो वो सिंपल फॉर्म आई थी कि r1 is sum of r1 and r1 is sum of r and r2। तो ये वो इक्वेशन है जिसको अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सपोजिशन लगा रहे हैं कि r जो है वो 0 हो चुका है। जब r 0 हो जाएगा तो r1 क्या हो जाएगा, m2 ओवर m इंटू r, और r2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस m1 ओवर m इंटू r। वही हुआ यहाँ पे, क्या किया हमने, सेंटर ऑफ मास को प्लेस कर दिया कहाँ पे, ओरिजिन पे, या ओरिजिन को ले गए सेंटर ऑफ मास पे। अब ये इक्वेशन मॉडिफाई आके इस तरह से हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है मॉडिफाइड फॉर्म में, तो इसको प्लेस करेंगे किधर, इसी इक्वेशन में यहाँ पे। तो L जो है वो क्या हो जाएगा, angular momentum of the system involving two particles of masses m1 and m2 will become equal to m1 m2 over m square into m2r cross r dot plus m1 r cross r dot, ठीक है भाई। अब ये इस तरह से नई शेप आ गई है इस इक्वेशन की। क्या किया हमने, ये वैल्यूज प्लेस किया, जब ये वैल्यूज प्लेस करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, और हम कहते हैं कि m1 और m2 और m स्क्वायर, ठीक है ना, ये m1 m2 ओवर m जो है ये हम इसको r कॉमन लें यहाँ से, क्रॉस म्यू r डॉट कॉमन लें यहाँ से, और r कॉमन लें। तो ये जब दोनों कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और वो m1 प्लस m2 जो है वो कैपिटल M देगा, कैपिटल M, और कैपिटल M एक स्क्वायर यहाँ से जो है ना ले उड़ेगा, तो यहाँ पे एक कैपिटल M रह जाएगा। अब ये m1 m2 और कैपिटल M ये म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। म्यू जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो यहाँ लिखे या यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर क्रॉस म्यू आर डॉट बन जाएगा। एल जो है ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, और ये इक्वल आ रहा है आर क्रॉस म्यू आर डॉट के, ठीक है भाई। हमने क्या किया यहाँ पे इस इक्वेशन से, आर क्रॉस आर डॉट कॉमन लिया है, यहाँ पे m1 प्लस m2 बनेगा, उसको हम m के बराबर रखेंगे, कैपिटल M के बराबर रखेंगे, और वो कैपिटल M एक यहाँ से पावर ले जाएगा इस m स्क्वायर की, तो यहाँ पे सिंपल एक m रह जाएगा, और m1 m2 ओवर कैपिटल M ये म्यू होता है, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम होता है, ये हम जानते हैं क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। और m1 और m2 ओवर m हैज बीन रिप्लेस्ड बाय म्यू। The most remarkable thing about this result is that the total angular momentum in the center of mass frame, ये center of mass frame बन चुका है, क्योंकि origin हमारा center of mass पे पहुंच चुका है। तो अब जब origin या observer हमारा center of mass frame पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे ये total frame जो है वो center of mass frame बन चुका है। is exactly the same as the angular momentum of a single particle with mass mu and position r। ये वही हो रहा है जैसे r क्रॉस p लिखते हैं हम, r क्रॉस p। अब r क्रॉस ये म्यू है, मैस है, p में क्या होता है, मैस होती है और वेलोसिटी होती है, तो ये मैस है म्यू, और r डॉट जो है ये वेलोसिटी है। तो आप समझें कि ये r क्रॉस p है, ठीक है, l इक्वल टू r क्रॉस p, और वही सिंगल पार्टिकल का केस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो ये ऐसे है जैसे सिंगल पार्टिकल का केस हो विद मैस म्यू एंड पोजीशन r। अगर पोजीशन r होगी तो वेलोसिटी r डॉट हो जाएगी। For our present purposes, the important point is that because the angular momentum is conserved, we see that the vector r and r cross r dot, the cross product of r and r cross cross product of r and r dot is constant. And here we saw that if r and r cross r dot is constant, then angular momentum will be conserved। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा जो सेंटर ऑफ मास है ये शिफ्ट कर दिया जाए पॉइंट ओ पे, या पॉइंट ओ और सेंटर ऑफ मास को कॉमन कर दिया जाए, तो फिर हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है उस सिस्टम का कंजर्व चल जाएगा। इसके बाद आते हैं कि टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जो लैग्रांजियन एक्सप्रेस होती है वो इस तरह से, लैग्रांजियन को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड phi, उसको लिखते हैं हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर phi डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है, और माइनस u ऑफ r एंड phi, इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लैग्रांजियन को एक्सप्रेस करती है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे हम ले आ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को, और कहते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम एक रेडियल इक्वेशन बनेगी, एक फाई इक्वेशन बनेगी, वो कैसे हम यहाँ से डिराइव करते हैं। अब टू सेट अप द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर the two-dimensional problem, we need to choose coordinates in plane of motion. The obvious choice to use polar coordinates r and phi, और ये 8.16 जो इक्वेशन ये रेफर कर रहे हैं वो ये है, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस केस में कि L जो लैग्रांजियन होता है वो होता है सम ऑफ LCM प्लस L रिलेटिव, लेकिन जब हम R को कहते हैं कि वो शिफ्ट हो चुका है किधर, सेंटर ऑफ मास, जब ओरिजिन को कहते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट हो चुका है, तो ये नई शेप आ जाती है लैग्रांजियन की इस तरह से, और वही सपोजिशन हमारी यहाँ भी चल रही है। और हम कहते हैं कि L जो है वो हाफ म्यू इंटू r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर phi डॉट स्क्वायर माइनस u ऑफ r, यहाँ से उठाया है।
ये एल यहाँ से उठाया, एल इज इक्वल टू हाफ म्यू की एम की जगह म्यू रखेंगे, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर माइनस यू ऑफ आर। यहाँ पे जो हमारा केस है उसमें फाई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम रेडियल सॉरी जो रिलेटिव पोजीशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो आर वेक्टर आएगा हमारे पास। सिंस द लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, क्योंकि लैग्रेंजियन में फाई नहीं है इन्वॉल्व, तो यहाँ पे हम कहते हैं अच्छा भी इसमें हमने क्या किया, इसमें ये किया कि लैग्रेंजियन को जो है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जो कि हमारे पास आर या रिलेटिव पोजीशन की बात हो रही है, फाई की हम यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं, तो हम कहते हैं लैग्रेंजियन जो है वो हो जाएगा हाफ म्यू इनटू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर माइनस यू ऑफ आर। अब ये नई शेप आ गई है लैग्रेंजियन की हमारे। सिंस लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, द कोऑर्डिनेट फाई इज इग्नोरेबल। अब इसमें पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई अगर हम फाइंड करें ना, यहाँ पे कहीं हमें फाई नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं फाई डॉट तो है लेकिन फाई नहीं है, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई जो है वो जीरो देगा। और हमारे पास क्या स्टैंडर्ड है किसी कोऑर्डिनेट को कहना कि ये इग्नोरेबल है या नहीं है। अगर पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई जीरो हो जाता है तो वो इग्नोरेबल रहेगा। हम यहाँ देख रहे हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई जो है वो जीरो हो रहा है, तो हम कह देते हैं फाई इज इग्नोरेबल। अब क्या हो जाएगा, फाई डॉट के हिसाब से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट, इसी को जब पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ ये टर्म जो है डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है, ये भी नहीं होगी, ये टर्म भी नहीं होगी। तो यहाँ 1/2 है, म्यू है, इसका जो क्या कहते हैं मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से रिफाइन होके जो टर्म हमारे पास आएगी वो हो जाएगी म्यू आर स्क्वायर फाई, म्यू आर स्क्वायर फाई, और ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी, लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है वो है पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई इक्वल टू जीरो, ये होता है। अब पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई जीरो हुआ तो डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट जो है वो कांस्टेंट बना। अब यहाँ क्योंकि ये अगर d ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट इक्वल टू जीरो रखे ना, तो जब d ओवर डी टी यहाँ से हटाएंगे तो जीरो जो है वो कांस्टेंट देगा, जीरो कांस्टेंट देगा, तो हम कहेंगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट जो है वो कांस्टेंट के बराबर आ गया है। अब पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट कांस्टेंट के बराबर होने का मतलब यह है कि ये टर्म कांस्टेंट के बराबर चली गई है, और ये अगर टर्म कांस्टेंट के बराबर चली गई है तो इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया है। Under the given conditions, the angular momentum of the object is conserved। और यहाँ पे क्योंकि फाई इंगेज है, हम कहेंगे ये फाई इक्वेशन है, ये फाई डॉट हमें नजर आ रहा है, हम कहेंगे ये फाई इक्वेशन है। अब इसकी दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है, रेडियल इक्वेशन, आर इक्वेशन। तो ये डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लैग्रेंजियन इक्वेशन की। अब इस लैग्रेंजियन के तहत हम ये इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर, पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट, फिर डी ओवर डी टी, ये सब हम करने के बाद जब इसमें प्लेस करेंगे इस इक्वेशन से, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसको कहेंगे ये रेडियल इक्वेशन है। म्यू आर फाई डॉट स्क्वायर माइनस डी यू ओवर डी आर इज इक्वल टू म्यू आर डबल डॉट, और इसको कहेंगे ये आर इक्वेशन है। दिस इज आवर आर इक्वेशन। अब आते हैं इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम पे। अब दो इक्वेशंस हम फाइंड कर चुके, कौन कौन सी, फाई इक्वेशन और दूसरी क्या है, रेडियल इक्वेशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है अंडर द गिवन एनवायरनमेंट। अब हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम इन्हीं इक्वेशंस का हम इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं, इन्हीं को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में। द टू इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट वी हैव टू सॉल्व आर फाई इक्वेशन, जैसा कि हम देख चुके प्रीवियस। फाई इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन, और दूसरी क्या है, एंड रेडियल इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन, ये आर इक्वेशन जिसको हम कह रहे हैं, ये रेडियल इक्वेशन। द कांस्टेंट एल इन द फाई इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय इनिशियल कंडीशंस एंड आवर मेन यूज फॉर फाई इक्वेशन इज टू सॉल्व इट फॉर फाई। अब ये इक्वेशन जो है फाई इक्वेशन, इसको कहें कि ये
म्यू आर स्क्वायर फाई डॉट जो है ये इक्वल टू एल आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बता रहा है, कांस्टेंट बता रहा है। म्यू आर स्क्वायर फाई डॉट इज इक्वल टू एल। अब यहाँ से फाई डॉट की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगी, फाई डॉट विल बी इक्वल टू एल ओवर म्यू आर स्क्वायर। तो वो लिखा फाई डॉट इक्वल टू एल ओवर म्यू आर स्क्वायर। अब which will be which will be relating the phi dot with constant angular momentum L। और जो रेडियल इक्वेशन है ये इक्वेशन, इससे क्या करते हैं हम, इससे हम म्यू आर डबल डॉट को एक्सप्रेस करते हैं। म्यू आर डबल डॉट को एक्सप्रेस करेंगे, म्यू आर डबल डॉट इस तरह डी, इसको लिख सकते हैं माइनस डी यू ओवर। इसमें अब हमने क्या करना था, प्रीवियस जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, उसमें जो एक इक्वेशन थी वो थी हमारे पास फाई इक्वेशन और दूसरी थी ये रेडियल इक्वेशन। अब इससे हमने क्या किया, फाई इक्वेशन से हमने फाई डॉट जो है, फाई डॉट उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लेस की है, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है जिसमें हम रेडियल इक्वेशन जिसको कह रहे हैं, उसमें ये एक्सप्रेशन ऐसे है, म्यू आर डबल डॉट इक्वल टू these two forces, sum of these two forces। इसमें से एक को हम कहते हैं ये एक्चुअल फोर्स है और ये दूसरी को कह देते हैं ये फिक्टिशियस है, और इसको सेंट्रीफ्यूगल का नाम दे देते हैं जो आउटवर्ड डायरेक्टेड है। और अब हम कह देंगे कि ये कंपोनेंट जो है इसी को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फिक्टिशियस फोर्स है हमारी, तो ये एफ सी एफ इसके बराबर हो गया, एफ सी एफ इज इक्वल टू दिस मच फोर्स, ठीक है। तो अब हम कहेंगे रेडियल मोशन इज एग्जैक्टली द सेम एज ए पार्टिकल वर मूविंग इन वन डायमेंशन सब्जेक्ट टू द एक्चुअल फोर्स। एक ये एक्चुअल फोर्स है और दूसरी ये फिक्टिशियस फोर्स है। इनमें से जो फोर्स बड़ी होगी, जो दूसरे को कैंसिल कर जाएगी और नेट फोर्स दे देगी, उसके तहत पार्टिकल जो है वो मूव करेगा, ये करेगा या ये करेगा, ये बड़ी होगी या ये फोर्स बड़ी होगी। उस जो नेट फोर्स होगी इनमें से जो बड़ी फोर्स होगी वो डिसाइड करेगी। वी हैव, और वो नेट फोर्स क्या होगी, वो नेट फोर्स ये होगी, ये नेट फोर्स। We have now reduced the problem of the relative motion of two bodies to a single one-dimensional problem as expressed in 8.24। ये इसमें देखा हमने कि नेट फोर्स जो है वो सम ऑफ टू फोर्सेस के बराबर आ रही है। Before we discuss what the solution are going to look like, it's helpful to rewrite the centrifugal force using phi equation and in order to eliminate phi dot in order to in favor of constant L। अब ये FCF को लिखने जा रहे हैं हम L स्क्वायर ओवर म्यू आर क्यूब के बराबर। ये कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट इज दिस। अब हमें पता है कि FCF जो है वो इसके बराबर है, म्यू आर फाई डॉट स्क्वायर के बराबर है, म्यू आर फाई डॉट स्क्वायर के बराबर है। अब ये फाई डॉट जो है ना, यहाँ पे हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं फाई डॉट स्क्वायर। यहाँ पे जब जनरेट करेंगे फाई डॉट स्क्वायर तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, आर रेज टू पावर 4। अब यहाँ से फाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू उठाएं और यहाँ इस जगह रखें, ये क्या हो जाएगा फाई डॉट स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। अब समझें इस फाई डॉट स्क्वायर की जगह हम एफ सी एफ ओवर म्यू आर ले आ रहे हैं। अब यहाँ पे रखेंगे एफ सी एफ ओवर म्यू आर, और इधर क्या होगा एल स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, और इधर एफ सी एफ ओवर म्यू आर होगा। अब म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, एक आर इधर आर रेज टू पावर 4 से जो है वो एक पावर कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ सी एफ रह जाएगा और इधर एल स्क्वायर रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा म्यू आर रेज टू पावर 3, म्यू आर रेज टू पावर 3। वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, FCF will be equal to L square over mu R raised to power 3, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से हमने इसकी जो FCF की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। और FCF को हम अगर इसका d ओवर डी आर ले लेना, इसका d ओवर डी आर, इसका d ओवर डी आर ले लें तो ये चीज बनेगी। ये कैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं इसका डेरिवेटिव।
जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, एल भी म्यू भी टू भी कांस्टेंट होगा, आर जो है वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है, आर रेज़ टू पावर माइनस टू लिखेंगे जब यहाँ पे, तो डेरिवेटिव के बाद क्या हो जाएगा, वो माइनस टू आर रेज़ टू पावर माइनस थ्री कर देंगे, तो वो माइनस टू जो है वो माइनस दे जाएगा यहाँ पे, वो प्लस कर देगा इसको, ठीक है ना, और वो पाई टू और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में टू आ रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे और ये रिजल्ट निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है वो इसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर इस टर्म का इस तरह से डेरिवेटिव लें तो ये चीज बनेगी। तो इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि एफ सी एफ, क्योंकि माइनस डी ओवर डी आर इंटू यू सी एफ लिखा जा सकता है, तो ये UCF जो होगा ये टर्म आ जाएगा, ये UCF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब FCF ऐसे होता है ना, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्योंकि FCF फिक्टिशियस फोर्स है, फिक्टिशियस पोटेंशियल जो हो जाएगा वो UCF हो जाएगा और वो इसके बराबर हो जाएगा L स्क्वायर ओवर 2 म्यू R स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं इन शॉर्ट माइनस D ओवर DR UCF। क्लियर है बात। अब एक है एक्चुअल पोटेंशियल, एक आ रहा है फिक्टिशियस पोटेंशियल, और फिर हम इनको रिलेट करते हैं कि ये कैसे आपस में जो है वो इफेक्टिव पोटेंशियल कैसे देंगे हमें। वेयर द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी UCF इज इक्वल टू L स्क्वायर ओवर 2 म्यू R स्क्वायर। ये यहाँ से जो हमने UCF इक्वल टू दिस लिखा वो यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि वो जो नेट फोर्स आ रही थी MA, वो किसके बराबर थी, वो थी इसके बराबर माइनस टी यू ओवर टी आर प्लस म्यू आर स्क्वायर फाइव डॉट, या इस तरह से लिखा था। अब इस FCF की जगह हम लिखेंगे माइनस टी ओवर डी आर UCF, माइनस टी ओवर डी आर UCF, और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी जो बन रही है वो इसी तरह बन रही है। हम कहेंगे म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस डी ओवर टी आर इंटू यू ऑफ आर, और ये कॉमन लिया है यहाँ पे तो UCF लगा देंगे। ये ऐसे होगा जैसे माइनस टी ओवर डी आर इंटू UCF ऑफ आर आ रहा है हमारे पास प्लस हो, तो म्यू आर डबल डॉट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये U ऑफ आर एक्चुअल पोटेंशियल प्लस फिक्टिशियस पोटेंशियल का जो सम है उसको इफेक्टिव पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं। इफेक्टिव पोटेंशियल इज सम ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी एंड फिक्टिशियस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम कहेंगे वेयर द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी U इफेक्टिव ऑफ R, दिस कंपोनेंट इज सम ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी एट द फिक्टिशियस और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात। तो अब हम कह सकते हैं U इफेक्टिव इज इक्वल टू U ऑफ R प्लस U इफेक्टिव ऑफ U फिक्टिशियस या U सेंट्रीफ्यूगल, और U सेंट्रीफ्यूगल की जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो वो इसके बराबर आएगी, और इस तरह से हम इफेक्टिव पोटेंशियल को डिफाइन करने की पोजीशन में आ गए कि इफेक्टिव पोटेंशियल होती क्या चीज है। दैट्स ऑल। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर।